जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने साइंस वाले सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो साइंस का जो सेशन होता है अपने आप में बहुत ही परफेक्ट सेशन होता है, यानी कि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो तैयारी करने वाले होंगे, उनको लग रहा होगा कि इस सेशन से हमें फायदा मिल रहा है और आगे जो आप सेट लगाइएगा उसमें आपका नंबर इंक्रीज होना तय है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज हम अपने सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो अधिकतर एग्जाम पे फोकस करेगा, सबसे पहले एलपी पे फोकस कर रहे हैं, फिर आपका टेक्नीशियन पे कर रहे हैं, फिर आगे ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, फिर एनटीपीसी का आने वाला है। और ये दोनों एग्जाम जो होता है इसमें से आपका नॉर्मल साइंस से हाई लेवल तक हम लोग बताते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको हर एक एग्जाम के लिए उपयुक्त होगा, यहाँ तक कि आप बीपीएससी और आप एमपीएससी के अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव लेवल का होता है, उसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन साइंस रहता है। तो उसमें एग्जाम में आपका आराम से जो है कि हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल बताना है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करता है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करता है तो उसके द्वारा उत्पन्न किया गया कार्य जो होता है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। आप लोग को पता है यहाँ पर हम कार्य का एक बात किए, एक बल का बात किए, एक विस्थापन का बात किए। तो आप लोग शुरू से ही जानते होंगे W बराबर होता है एफ। W बराबर एफ एस, यानी F का मतलब हो गया फोर्स यानी बल, S का मतलब विस्थापन, S का मतलब यानी अगर मान लीजिए ये पुस्तक है, पुस्तक को हम बल लगा के थोड़ा दूर तक जो इसको खिसका दिए 1 मीटर या 1 फीट, तो ये समझेंगे कि ये वस्तु विस्थापित हो गया। क्या हो गया? विस्थापित। तो यानी जब कोई वस्तु विस्थापित होती है तभी हम समझते हैं कि मेरे द्वारा किया गया कार्य संभव हुआ या फिर जो सफल हुआ। मान लीजिए हम खाली इसको छू लिए, क्या छूने से ही किताब हट गया? नहीं हटाना। तो इसका मतलब आप तभी कार्य संभव मान सकते हैं जब आपके द्वारा बल लगा के कोई वस्तु को आप एक जगह से दूसरे जगह स्थान में परिवर्तन कर दे तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन हुआ और तभी कार्य संभव हुआ। और याद रखिएगा इसके लिए सूत्र होता है यानी W यानी कार्य बराबर सूत्र होता है आपका बल गुना विस्थापन। मान लीजिए हम इस पे 5 न्यूटन का बल लगाए और 2 मीटर तक खिसका दिए तो 5 गुना 2 को जब दोनों को गुना की जगह आपको किया गया कार्य मिल जाएगा, यानी 10 जूल कार्य किया। कितना किया? 10 जूल कार्य किए। अब मान लीजिए कि आप इधर से बल लगा रहे हैं, आप इधर से बल लगा रहे हैं और इधर से कोई विस्थापित होगा तो क्या आप कार्य कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। यानी जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत में काम करेगा तो वहां पर जो समझेगा कि कार्य मेरा नेगेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? यानी कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत काम करे तो याद रखिएगा कार्य हमेशा ऋणात्मक में जाता है या फिर नेगेटिव में जाता है। लेकिन अब हम इधर से बल लगा रहे हैं और इधर से वस्तु खींच के उधर जा रहा है तो हम समझेंगे कि मेरा कार्य पॉजिटिव में हो रहा है। पॉजिटिव में हो रहा है यानी कि मेरे द्वारा कार्य सकारात्मक हुआ या फिर धनात्मक कार्य हुआ। समझ में आया? यानी बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत रहे तो कार्य ऋणात्मक होगा और बल और विस्थापन एक ही साथ काम करे तभी कार्य अच्छा से होगा और वो जो है कि धनात्मक होगा या फिर कार्य मेरे द्वारा संभव हुआ। अच्छा से याद रखिएगा। और कार्य का SI मात्रक जूल होता है और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और आप लोग को पता है विस्थापन का मीटर। विस्थापन का हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक खिसका है तो ये एक दूरी खिसका, अब दूरी को मीटर में मापते हैं, अब विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि निम्न में से कौन से नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन में एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि एक सूत्र आप जानते हैं, छोटा सा सूत्र CH4 जो कि मीथेन का सूत्र होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। तो इसका मतलब कार्बन जो होता है वह जो है कि इसका 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। तो इसका मतलब एक प्रकार से ये दोनों हमेशा स्थिर में रहता है, ये बदलता नहीं है। यानी मीथेन का जो सूत्र होता है वह CH4 है, वह स्थिर अनुपात के रूप में काम कर रहा है। तो याद रखिएगा स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार ही याद रखिएगा कि कोई पदार्थ रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही तत्व समान होते हैं और उसका भार वगैरह भी समान होता है। तो याद रखिएगा स्थिर अनुपात का नियम। और 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। किसने दिया है? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। वही गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया है। किसने दिया है? और वही अपवर्जन का नियम पॉली ने, अपवर्जन का नियम पॉली ने दिया है। और आप लोग को पता है कि पॉली ने एक और वस्तु का खोज किया था, न्यूट्रिनो का। किसका खोज? न्यूट्रिनो का खोज पॉली ने किया था। वहीं आपका पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कोई वस्तु आघात वर्धनीय और जो कोमल होती है क्यों होती है?
जैसे अगाध वर्धनी शब्द और कोमल दो शब्द देखने के लिए मिला, तो बहुत आदमी अगाध वर्धनी को नहीं समझ पा रहे होंगे लेकिन कोमल को समझ पा रहे होंगे। जैसे मेरा मान लीजिए स्किन हार्ड या कोमल है, तो हम बताते हैं मेरा स्किन पूरा मुलायम है यानी कोमल है, लेकिन अगाध वर्धनी क्या है ये हम नहीं समझे। तो मान लीजिए कि आप क्या करते हैं बच्चों में कि झूठ का एगो लोहा लेते हैं या कुछ स्टील लेते हैं, उसको हथौड़ा से आप डंगाते हैं, देखते हो वो चौड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। या फिर आप जब दुकान पे जाइएगा, आप जो है कि वहां लोहा वाला दुकान पे उसको हथौड़ा से पीट पीट के वो पतली चादर के तरह बना देता है। और याद रखिएगा जो वस्तु को आप पीट पीट के पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी को अगाध वर्धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी आप उस पे आघात पहुंचा के, आघात का मतलब चोट होता है, क्या होता है? चोट। नहीं कहते हमको आघात लग गया यानी कि चोट लग गया, दुर्घटना हो गया हम, तो इसका मतलब आघात पहुंचा के उसको जो है कि आप बढ़ा देते हैं, तो उसी को कहते हैं आघात वर्धनता। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो आघात वर्धन तत्व होता है वो सोना होता है। क्या होता है? सोना। क्योंकि सोना को सोनार पीट पीट के पतली से पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर देता है, उसी को आघात वर्धन कहते हैं। तो याद रखिएगा आघात वर्धन तब होता है जब धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, एक दूसरे पर फिसल सकती है। अब मान लीजिए हथौड़ा का लोहा है, वहीं चादर हम पीट रहे हैं, दोनों के बीच कुछ रिलेशन बनेगा तभी ना वो एक दूसरे को कन्वर्ट करेगा। तो याद रखिएगा आघात वर्धन का मतलब होता है पतली जो है कि हम पूरा चटाई के रूप में उसको चौड़ा कर सकते हैं। और एक होता है इसी में तत्व तन्यता। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तन्यता का मतलब है कि हम किसी भी वस्तु को अधिक से अधिक कितना दूरी तक तान सकते हैं, यानी उसको रस्सी के रूप में खींच सकते हैं। तो याद रखिएगा सोना और सोना आघात वर्धन सबसे अधिक है, वही सोना तन्यता भी सबसे अधिक है, यानी सबसे तन्यता और सबसे अधिक आघात वर्धन वाला तत्व सोना है। कौन है? सोना। और सोना मान लीजिए 1 ग्राम सोना से आप लगभग जो है कि 1-2 किलोमीटर तक आप जो है कि पतली रस्सी खींच सकते हैं, पतली से पतली तार को खींच सकते हैं। याद रखिएगा सोना। और सोना का संकेत होता है AU हो गया सोना का, AG हो गया चांदी का। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। और सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है सोना का। और सोना का संकेत AU हो गया। और सोना का लैटिनम AU से ओरम, AU से ओरम। वही चांदी का लैटिनम अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम। याद रखिएगा अर्जेंटम और चांदी अर्जेंटम। और आप लोग को पता है कि सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक तत्व है वह चांदी है, चांदी है। चांदी बहुत अच्छा चालक तत्व है सोना का, विद्युत का। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले आवर्त में रखा गया है? तो याद रखिएगा हीलियम। क्या याद रखिएगा? हीलियम। देखिएगा सिर्फ हम गैस का बात नहीं कर रहे हैं, गैस के साथ निष्क्रिय गैस का बात कर रहे हैं। तो क्या हाइड्रोजन निष्क्रिय गैस है? नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आवर्त सारणी का पहला गैस तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। आपको पिछले क्लास में भी बताए थे। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन मारेंगे, और आवर्त सारणी का सबसे पहला निष्क्रिय गैस पूछेगा तो हीलियम मारेंगे, जिसका खोज लोकेयर ने किया था। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला धात्विक तत्व पूछेगा तो आधुनिक आवर्त सारणी का पहले धात्विक तत्व जो पूछेगा वो लिथियम होगा। कौन होगा? लिथियम। जिसका परमाणु संख्या 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। और आवर्त सारणी के अंतर्गत आप लोग को पता है कि ये जो देने का काम किया था मोसले ने 1913 में, 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया है। और मेंडलीफ ने सबसे पहले दिया था आवर्त सारणी 1869 में। जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसी साल आपका आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया था। और मेंडलीफ का संबंध रूस से है। कहां से है? रूस से। और मोसले का संबंध इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। मोसले का संबंध ब्रिटेन से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रक्त और हड्डी। पिछले दिन भी बता चुके हैं, जो लगातार रहते हैं उनको फायदा बुझा रहा होगा। रक्त और हड्डी ये किस प्रकार के उत्तक है? ये संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक कैसा उत्तक? संयोजी उत्तक करने का मतलब ये हमारे शरीर को बनाने में सहयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? सहयोग। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके शरीर में अगर हड्डी नहीं रहेगा तो क्या आपका जो है कि एक शरीर खड़ा रह पाएगा? अच्छा से नहीं रह पाएगा। हमारा शरीर जो है कि जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप लोग घर द्वार बनाते हैं, घर द्वार बनाने में आप लोग बीच बीच में जो है कि उसमें रड देते हैं यानी छड़ देते हैं, और उसी के ऊपर में फिर मसाला देते हैं, फिर उसको ईंट से जो है कि जमाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो टिका हुआ है छड़ पे। अब मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ ईंटा का ही प्रयोग करके दीवार बहुत बड़ा नहीं खड़ा कर सकते हैं, वो दीवार आपका गिर सकता है। लेकिन वही मोटा मोटा 16 mm का आप दीजिएगा छड़, तो वो जो है कि लंबा दिन तक टिका रहेगा, कि तो आंधी तूफान आएगा वो नहीं गिरेगा।
तो याद रखिएगा उसी तरह से हमारे शरीर में हड्डी होती है, हमारे शरीर में हड्डी के रूप में छड़ काम कर रही है। जैसे जैसे मकान में छड़ काम कर रहा है, यानी हड्डी वो सरिया काम कर रहा है, यानी छड़ काम कर रहा है, रड काम कर रहा है, उसी तरह हमारे शरीर में जो है कि हड्डी लोग काम कर रही है। और हड्डी के ऊपर में ही विभिन्न प्रकार का मांस जो है कि उसे जकड़ा हुआ है और हमारा शरीर जो है कि अच्छा से टिका हुआ है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो कंकाल है वह हमारे शरीर के ढांचा को तैयार किया है। किसको तैयार किया है? ढांचा को तैयार किया है। वहीं हमारे शरीर में अगर रक्त नहीं रहेगा तो क्या हमारा शरीर अच्छा से काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। यानी रक्त जो होता है हमारे शरीर के लिए एक प्रकार के ईंधन के रूप में काम करता है। तो याद रखिएगा। और ये दोनों एक प्रकार के संयोजी उत्तक है। और अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रक्त है एक किस प्रकार का उत्तक? तो संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। हड्डी भी संयोजी उत्तक, हड्डी भी संयोजी। और याद रखिएगा हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र नाम की जो आपका जो अंग पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है नर्वस सिस्टम, उसमें जो है कि मान लीजिए आपका तंत्रिका तंत्र जो बच्चों में जितना सा होगा आपका उसका क्षेत्रफल, वो आपके अगर आप 70 साल भी आपका एज हो गया तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है जितना सा आपका बच्चों में रहता है उतना सा बूढ़ों में भी रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन से अंग में कोशिका विभाजन संभव नहीं है या फिर जो है कि वो उसके आकार में बढ़ोतरी नहीं होती है? तो मारिएगा तंत्रिका तंत्र। क्या मारिएगा? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होती है और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। और आप लोग को पता है कि अगर हम नेफ्रॉन का बात करते हैं, गुर्दा का बात करते हैं, तो गुर्दा का जो इकाई होता है नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन जो कैसे ही बना देंगे नेफ्रोलॉजी, जो कि गुर्दा का अध्ययन कहलाती है। और आप लोग को पता है कि हमारे शरीर में यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी, और जो है कि आपका मांस का अध्ययन मायोलॉजी, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, और उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कौन से यौगिक को क्विक लाइम के नाम से जानते हैं? तो क्विक लाइम के नाम से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को जानते हैं। किसको जानते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको यहाँ पर हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन आता है तो आपको हम सूत्र याद करवाते हैं। तो एक आता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों में कंफ्यूजन आता है। एक आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम तो सूत्र हम बनाते हैं Ca। कैल्शियम में पहले Ca देंगे और ऑक्साइड में O लगा देंगे, यानी CaO जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। क्या आपको यहाँ पर कहीं पर जल दिख रहा है? जल बनने के लिए आपको H2O चाहिए, H2O यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सूखा हुआ जो आपका जो हुआ, सूखा हुआ जो आपका हो गया, क्या कहते हैं उसको? एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है आपका सूखा चूना, यानी एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो ये देखिए CaO जो हुआ, इसमें कहीं आपको H2O दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि जब तक H2O नहीं किसी पदार्थ में दिखेगा, यानी किसी पदार्थ में जब तक आप जल नहीं मिलाइएगा तो वो पदार्थ बुझ नहीं सकता है, वो पदार्थ जो है कि सूखा रह जाएगा। तो इसका मतलब CaO जो होता है वह बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हुआ। समझे? तो बिना बुझा हुआ हो गया CaO, और इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को बाजार में दूसरे नाम से जो मिलता है वह मिलता है किस नाम से? तो वह क्विक लाइक के नाम से। किस नाम से? क्विक लाइक के नाम से मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं CaOH का होल 2 अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जल अब मिल रहा है, OH मिल रहा है, इसका मतलब जल मिल रहा है। अब इसमें दो परमाणु से भी गुना है, तो इसका मतलब इसमें जल मिल रहा है, तो इसको हम लोग बना लेंगे बुझा हुआ चूना। क्या बना लेंगे? बुझा हुआ चूना। क्या बना लेंगे? और बुझा हुआ चूना को सेलेक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों को अलग अलग नाम है। बुझा हुआ चूना को सेलेक्ट लाइम कहते हैं, यानी जल वाला को सेलेक्ट लाइम कहते हैं। वही बिना बुझा हुआ यानी CaO जो हो गया, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, उसको हम लोग क्विक लाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइक। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में टकराएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है हमारे शरीर में विरिक कानू का मतलब विरिक समझना है। क्या समझना है? विरिक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। यानी विभिन्न प्रकार के जो होता है आपका उत्सर्जन का मतलब कि उत्सर्जन करने का मतलब यह है, या फिर आप समझिए कि आप लोग अवशिष्ट पदार्थ को लेकर समझिए। हमारे शरीर में जो बढ़िया चीज होता है वह हमारा शरीर के किसी अंग में लग जाता है। नहीं कहता है हम सेब खाते हैं तभी हमारा बॉडी बन रहा है अच्छा, यानी हमारे शरीर में लग रहा है। तो आप जो
सेब खाते हैं उससे जो मैलिक अम्ल निकला और कैल्शियम और जो उसमें लोहा निकला वो हमारे शरीर में लग गया और हमारा बॉडी का अच्छा निर्माण हुआ, कोशिका विभाजन हो गया। लेकिन वो जो उसका छिलका जो बच जाता है, जब उसका अवशोषण, जैसे आप गन्ना के मशीन ले लीजिए, गन्ना के मशीन में जब हम गन्ना को डालते हैं तो उसका रस एक साइड निकल जाता है, उसका खोलिया रहता है, उसका जो वो रहता है, उसका अवशिष्ट पदार्थ वो जो है कि बाहर निकाल कर उसको आदमी फेंक देता है। तो इसका मतलब है कि शरीर हमारा उसी तरह काम करता है। आप जो खाना खाते हैं जो उससे बढ़िया बढ़िया चीज निकलता है उसका अवशोषण हो जाता है। क्या होता है? अवशोषण, यानी एक साइड उसका छनाई होकर बाहर चल गया और जो अवशिष्ट पदार्थ हुआ अब मल मूत्र मार्ग से या फिर आप जो है कि आराम से जो है कि आप उसको विसर्जित कर देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वृक्क जो है वह अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि वो आपको गलत चीज को बाहर निकाल देता है और जो उसमें बढ़िया चीज जो रहता है वो शरीर के किसी ना किसी अंग में लगा देता है। जैसे आप गाजर खाते हैं तो गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है, विटामिन ए मिलता है, गाजर में विटामिन ए की अधिकता होती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब मान लीजिए आंख में मेरा बीमारी है, रतौंधी बीमारी, हमको डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप गाजर खाइए डेली, तो इसका मतलब जब हम गाजर का सेवन करने लगेंगे तो क्या होगा कि उससे विटामिन ए वाला पदार्थ निकल के हमारे अंग में जाके लग जाएगा आंख में और उसका जो अवशिष्ट पदार्थ निकलेगा वो आपके वृक्क के द्वारा या फिर आपका मल मूत्र करके जो है कि बाहर निकल जाएगा। तो ये सब चीज होता है और हमारे शरीर में जो अवशेषी अंग की संख्या है वो 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है अवशेषी अंग, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, किसी चालक का प्रतिरोध, फिजिक्स का बेहतरीन क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध R किस पर निर्भर करता है? तो किसी बहुत सारे चीज पर निर्भर करता है, लेकिन आपको हम एक सूत्र बताए थे, बार बार बताते हैं, फिर बता रहे हैं। एक सूत्र बताते थे, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, यानी कि ए जो होता है नीचे वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है और R जो होता है वो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, और ऊपर में जो रो देख रहे हैं वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है और आपका R बराबर रो इंटू एल, एल जो होता है वो तार की लंबाई होता है। यानी कि आपको बताए थे कि तार की लंबाई का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। जैसे आप लोग को पता है, मान लीजिए हम घर में जो है कि यहाँ पर जो है कि हम तार जोड़े और जो है कि हम जाके खेत में उससे सिंचाई कर रहे हैं मोटर, तो वहां पर वोल्टेज कम पुरता है, वोल्टेज कम आता है और पानी वहां पर कम देता है मोटर। वहीं पर जब हम घर के बगल में जब मोटर चलाएगा वहां का पानी ज्यादा देता है। कारण यही है कि वहां पर तार का लंबाई आप खींच के बहुत दूर तक लेके गए हैं तो वहां पर प्रतिरोध का मान भी अधिक होता है। समझे? इसी कारण होता है कि R बराबर रो इंटू एल बाई ए, यानी कि तार की लंबाई का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और प्रतिरोध का मतलब ही होता है कि किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज का विरोध। अब मान लीजिए कि ये तार की लंबाई पहले मेरा इतना सा था, तो ये तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध का मान भी इस तार में कम होगा। वहीं जब हम इतना लंबा तार को ले लेते हैं तो इसमें तार की लंबाई अधिक हुआ, प्रतिरोध का मान भी कम होगा, यानी इसके तुलना में वोल्टेज का मान इसमें कम आएगा और ये जो है कि इससे मोटर कम पानी देगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि तार की लंबाई पर जो है कि प्रतिरोध का मान निर्भर किया कि नहीं किया? तो ये सब चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, निम्न में से किसका उपयोग मोटर वाहन में ईंधन के रूप में अभी हाल ही के दिनों में बढ़ रहा है? तो सीएनजी। क्या बढ़ रहा है? सीएनजी। आप लोग बड़े बड़े शहर जाते हैं तो वहां पर पेट्रोल डीजल वगैरह बंद होने के कगार पे है, वहां पर जो है कि सीएनजी का ऑटो चल रहा है, पूरा पिकअप में रहता है, सीएनजी रहता है, पहुंच जाते हैं तुरंत आप लोग जो है कि अपने गंतव्य स्थान पे। ठीक, तो याद रखिएगा सीएनजी गैस का जो है कि अभी हाल ही में के दिनों में बढ़ रहा है उसका मांग, सीएनजी का। और सीएनजी का फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सॉरी पेट्रोलियम नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि द्रवीभूत जो होता है आपका प्राकृतिक गैस होता है। वहीं एलपीजी जो होता है वह होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा। और एलपीजी जो होता है वो सिलेंडर में जो भरते हैं खाना बनाने में, उसमें एलपीजी गैस रहती है और एलपीजी गैस जो बनता है वह दो गैस से मिलकर बनता है, एक आपका ब्यूटेन, एक प्रोपेन, एक ब्यूटेन एक प्रोपेन। क्योंकि आपको इसमें भी जुगाड़ दिए हुए हैं कि जब भी आदमी का आग लगता है गैस सिलेंडर में तो आदमी का बीपी बढ़ जाता है कि अब क्या होगा, नहीं होगा, ब्लास्ट होगा कि क्या होगा, यानी बीपी बढ़ रहा है, यानी ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन। और याद रखिएगा जब गैस जो सिलेंडर है इसमें एक विशेष प्रकार का इसमें यौगिक मिलाया जाता है, ठीक है, एक गंधयुक्त यौगिक मिलाया जाता है जिससे कि लीकेज होने का पता चलता है। अगर मान लीजिए ब्यूटेन प्रोपेन अगर गैस सिर पर डाल देता ना तो आग तो जलता, लेकिन जब वो गैस लीकेज होता तो आदमी को पता नहीं चलता। इसीलिए
इसीलिए उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन मिलाया जाता है जिसका नाम मर्कैप्टन है। क्या नाम है? मर्कैप्टन। अब यहाँ पर जुगाड़ फंसता है। मर्कैप्टन तो हम बोल के निकल जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको मर्कैप्टन नहीं आएगा, उसके साथ मिथाइल मर्कैप्टन रहेगा ऑप्शन में, इथाइल मर्कैप्टन रहेगा। तो याद रखिएगा 100 में 90% लड़का मिथाइल मर्कैप्टन किताब भी लिखता है और बहुत सारे आदमी भी और टीचर भी पढ़ाते हैं मिथाइल मर्कैप्टन रहता है एलपीजी सिलेंडर में। लेकिन आज के बाद आप मिथाइल मर्कैप्टन को माइंड से निकाल दीजिएगा। आपको दूसरा ऑप्शन जो रहेगा इथाइल मर्कैप्टन, आप उसको याद कीजिएगा। 100% अच्छा एग्जाम में वही लेता है आंसर। ठीक है, मिथाइल मर्कैप्टन बच्चा के बाद माइंड में यह वायरस घुस गया कि मिथाइल मर्कैप्टन बोलने में आसान होता है, याद भी वही कर लेता है। याद रखिएगा एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन प्रोपेन गैस रहती है और उसमें गंध के लिए मिलाते हैं स्पेशल, जिससे कि आम आदमी को पता चल सके कि गैस लीकेज हो रहा है। तभी आप बता रहे हैं कि गैस लीकेज हो रहा है, इसको बंद करो। तो याद रखिएगा कि उसमें इथाइल मर्कैप्टन रहता है। क्या रहता है? इथाइल मर्कैप्टन आपको याद रखना है, बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, दंत वल्क किससे बना होता है? दंत वल्क किससे बना होता है? जो एसिड को नष्ट हो जाने पर दांत का क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए कैल्शियम फास्फेट। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। सही है, वो एनामिल का बना होता है, लेकिन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच स्थिति और किस राशि के बीच संबंध को दर्शाता है? तो आप लोग इसको बेसिक से लेने का प्रयास कीजिएगा। आप समझिए इसको, आसानी से थोड़ा दिमाग दीजिए, समझ लीजिएगा। आप लोग को बता दें, न्यूटन ने लगभग 3 गति का नियम दिया है। ठीक है, न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 में 3 नियम दिए हैं। तो 3 नियम में जो पहला नियम का व्यंजक होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे, उसी से जुगाड़ निकल जाएगा किसके किसके बीच रिलेशन होता है। तो पहला जो नियम है वह है V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT, यानी कि आप फर्स्ट एंड लास्ट को देखिए, आपका कम बन जाएगा। V का मतलब होता है वेलोसिटी यानी वेग, V का मतलब वेग होता है, और V बराबर होता है U प्लस AT, लास्ट में T यानी समय दे रहे हैं। यानी पहला जो समीकरण है वो वेग और समय के बीच के रिलेशन को दिखाता है। क्वेश्चन यही आएगा। और जानते हैं एनटीपीसी रहे, ग्रुप डी रहे, अक्सर साइंस के बल पर निकाला जाता है एग्जाम। तो इसीलिए याद रखिएगा, साइंस को आप समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि साइंस भी एक प्रकार का जो है कि मैथ के अनुरूप रहता है। क्योंकि अगर आपके पास गहराई से नॉलेज है तो आप साइंस को अच्छा से हल कर सकते हैं। और मैथ क्या कहता है कि अगर मैथ अच्छा से बना लीजिएगा तो वो 100 में 100 आप ला सकते हैं, लेकिन जीके नहीं ला सकते हैं। लेकिन जब तक आप चारों विषय मजबूत नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप 3 विषय में खूब जो है कि आप बन जाइए पारंगत और एक विषय का कमजोर रह जाएगा, तो आपका रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। रिजल्ट बन सकता है मेरिट में बाहर होना तय, क्योंकि जो लड़का का औसत में चारों सेक्शन तैयारी अच्छा रहता है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, वही लड़का रिजल्ट देता है, उसी का नौकरी होता है। हकीकत यही है। तो याद रखिएगा, पहला हो गया V बराबर U प्लस AT, यानी वेग और समय के बीच का रिलेशन, पहला समीकरण समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा समीकरण पे। दूसरा समीकरण जो है वह है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, इतना लंबा पे ध्यान नहीं देना है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट पे ध्यान देना है। तो पहला S मिला और लास्ट में T मिला, यानी T का मतलब समय समझ लेंगे और S का मतलब स्थिति। S का मतलब स्थिति, यानी दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब पहला वेग और समय के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग जो है कि तीसरा समीकरण पे। तीसरा समीकरण जो होता है न्यूटन का, वो होता है U स्क्वायर बराबर या फिर आप बोल सकते हैं उसको V स्क्वायर बराबर, जो आपको बाहर निकालना उसको बाहर में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद जो होता है आपका V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2AS। ठीक है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2AS, यानी पहले V मिल रहा है और लास्ट में S मिल रहा है। अच्छा, S यानी स्थिति, S यानी स्थिति, अब V मतलब वेग। अब तीसरा हो गया वेग और स्थिति, तीसरा हो गया वेग और स्थिति। समझ में आया कि नहीं? और अगर आप इस तरह से आप सूत्र तीनों याद रखते हैं तो इससे क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल तो बनेगा ही बनेगा। और इस पे भर भर के न्यूमेरिकल पूछता है। कोई सेट पलटा के देख लीजिए, अगर आपको रेलवे के एक शिफ्ट में अगर 3 से 4 क्वेश्चन नहीं मिलेगा ये समीकरण पे, तो फिर आप बोलिएगा। हकीकत बात यही है। आप देख सकते हैं मार्केट में बुक है, ओरिजिनल क्वेश्चन भी आपके पास, आप देख सकते हैं, कोई बना बनाया बात नहीं है। उसके बाद
आप सबसे पहले इस पर सूत्र न्यूमेरिकल बना सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव में जो है कि फर्स्ट एंड लास्ट देख के आप तीनों के बीच रिलेशन को मार सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूटन जो थे उनका संबंध, न्यूटन जो थे वो जो नियम दिए थे वो 1687 में, कब दिए थे? और वह प्रिंसिपिया पुस्तक में, कौन पुस्तक में? और भारत के अंदर में पहला नगर निगम का स्थापना भी 1687 में मद्रास में हुआ था। कहाँ में हुआ था? मद्रास में हुआ था, याद रखिएगा। और भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रकाश के वेग को जो सबसे पहले मापा था रोमर ने, किसने मापा था? और रोमर ने जो मापा था 1676 में, कब मापा था? 1676 में। अच्छा क्वेश्चन है। और प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया है, साइंस है इसलिए इसको हम डीप में लेके जा रहे हैं। प्रकाश का दो तरंग होता है, एक होता है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, एक होता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ठीक है? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो दिया है वो हाइगेंस ने दिया है। किसने दिया है? हाइगेंस ने। आपको हम जुगाड़ भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, दोनों याद रहेगा, हड़बड़ नहीं कीजिएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने और प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने। किसने दिया है? न्यूटन ने। अब समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए प्रकाश का तरंग, अच्छा तरंग में गो आ रहा है, तरंग में क्या आ रहा है? और उस वैज्ञानिक के भी नाम में गो आएगा, तो हाइगेंस, ठीक है? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया है और कणिका में नो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने, क्योंकि न्यूटन में भी नो आता है। यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और जानते हैं एक एक क्वेश्चन याद रखने के लिए जुगाड़ का होना आवश्यक है, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपका दिमाग काम नहीं करता, रटा रट या वहां का पावर घट जाता है। हकीकत यही है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, शुक्राणु अस्थायी रूप से किस अंग में रखे जाते हैं? वृषण में। किस अंग में? और आप लोग को पता है कि मानव शरीर, मनुष्य, पुरुष के शरीर में जो कि आपका हार्मोन का नाम है, आपका सेक्स हार्मोन का नाम वो टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। और महिला के जो सेक्स हार्मोन का नाम है वो एस्ट्रोजन है। क्या नाम है? एस्ट्रोजन है, ये याद रखिएगा। और आप लोग को पता है कि महिलाएं जब गर्भवती होती है और जब वह जो है कि बच्चे को जन्म देती है तो उनके दौरान जो उनको जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो उस दिक्कत के सामना करने से बचने के लिए प्रकृति ने एक हार्मोन का उनके शरीर में दिया हुआ है जिनका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? याद रखिएगा, बच्चों के जन्म देने के दौरान जो है कि महिलाओं के शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होती है और रिलैक्सिन से उस महिला को रिलैक्स फील होता है। क्या होता है? रिलैक्स फील होता है। याद रखिएगा कि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो मनुष्य के किस अंग में, मनुष्य के किस में? तो महिलाओं में। किसमें होता है? महिलाओं में। याद रखिएगा, रिलैक्सिन हो गया महिलाओं में, एस्ट्रोजन भी हो गया महिलाओं में, और उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी होता है महिलाओं में। प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में, प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में, और टेस्टोस्टेरोन सिर्फ याद रखना है पुरुष में। टेस्टोस्टेरोन याद रखना है पुरुष में, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में, एस्ट्रोजन महिला में, प्रोजेस्टेरोन महिला में, रिलैक्सिन महिला में। लेकिन महिला में जो सेक्स हार्मोन के रूप में जो कार्य करती है, यानी जो कि संभोग बनाने में काम करती है या फिर आपका युग्मनज बनाने में जो काम करती है, वह आपका एस्ट्रोजन काम करती है। कौन करती है? एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पौधे में कौन सा हार्मोन होता है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन संभव हो पाता है? साइटोकाइनिन। कौन सा? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन का मतलब ही समझना है कि कोशिका में टूट टूट के वो बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का जब बच्चा में रहिएगा तो आपका पैर इतना बड़ा होगा, लेकिन जब वो कोशिका में विभाजन होते हैं, आपके शरीर में विभाजन होते हैं तो आपका पैर अभी इतना लंबा हो गया है। तो इसका मतलब समझिएगा कि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप किसी चीज में वो लंबाई में बढ़ोतरी होती है, लंबाई में बढ़ोतरी। और वृक्ष पहले इतना वो लगाते हैं बचपन में, 1 साल के बाद इतना बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भी बड़ा हुआ है। और वह कौन हार्मोन के कारण? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। और बौना पौधा जो लंबा होता है, याद रखिएगा, वो कौन हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। बौना पौधा जो लंबा होता है वो जिब्रेलिन के हार्मोन के कारण। लेकिन फलों को पकाने के लिए एथिलीन, फलों को पकाने के लिए, लेकिन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन। एसिटिलीन। और एसिटिलीन गैस जो बनता है वह आपका बनता है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से एसिटिलीन गैस बनती है। वही मीथेन गैस जो रहता है, इसको मार्स गैस कहते हैं हम लोग, जिसका सूत्र CH4 होता है। उस गैस को जो बनाते हैं हम लोग एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कराने से जो है कि आपका मीथेन गैस बनता है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है। आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा, डबल रोटी और बियर को बनाने में, डबल रोटी यानी पाव रोटी जो खाते हैं हम लोग जो है कि, तो डबल रोटी और बियर जो पीते हैं को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट का नाम क्या होता है? तो उसका नाम है फंगस। क्या नाम है? फंगस।
फंगस के कारण ही जो है कि आपका बियर को सड़ा गला के जो है कि बियर बनाते हैं। वहीं पर आप लोग को पता है कि पाव रोटी वगैरह सिंपली नहीं बन जाता, उसमें विभिन्न प्रकार का प्रक्रिया होता है। उसको पूरा मत के 2 दिन तक रख के उसमें भी मक्खी पूरा भन करके उसमें जो है कि उसके बाद फिर उसको तैयार किया जाता है, तब आदमी बड़े स्वादिष्ट खाता है। मजा आ गया, परोठी ला दीजिए हमको, मजा आता है खाने में। तो इसका मतलब है कि वह फंगस से बनता है। किससे बनता है? फंगस। और उसमें इष्ट अभिक्रिया कर रहा है। कौन अभिक्रिया कर रहा है? आप लोग को बता दे, जैसे आप लोग जब चावल घर में बनाते होंगे तो आदमी लोग कहता है कि गर्मी के दिन में चावल जो है ना 1 टाइम बनाओ, 2 टाइम नहीं खाया जाता है, क्योंकि 2 टाइम में वो खराब होने लगता है, सेकंड टाइम में खराब होने लगता है। नहीं तो हम लोग पहले घर में देखते थे उसमें पानी डाल दिया जाता था। जब घर में चावल बच जाता है तो उसमें हम लोग गर्मी के दिन में उसमें पानी दे देते हैं, वो सिंपल पानी। तो उससे क्या होता है कि वो ईस्ट और जाइमिन अभिक्रिया को उसमें घुसने नहीं देता है। नहीं तो हमेशा मंडराते रहता है हवा में ईस्ट और जाइमिन नाम का यौगिक पदार्थ, समझे। आज जहां देखता है कि उसका एज खत्म होने वाला है, तुरंत उसको यमराज के रूप में अटैक करता है और उसको जो है कि वो नशा वाला पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए शराब वगैरह जो है ना सड़ा चावल करके बनाता है, सड़ा देता है चावल 4-5 दिन तक, उसके बाद फिर जो है कि देसी शराब तैयार किया जाता है। तो हम लोग बड़े चाव से पी लेते हैं। तो याद रखिएगा, वह 2-4 दिन तक सड़ा के बनाया हुआ है और उसमें जो अभिक्रिया कर रहा है वह किण्वन अभिक्रिया के द्वारा ईस्ट और जाइमिन अभिक्रिया कर रहा है। समझ में आया? तो और शराब का पीएच मान बताइए तो। शराब का पीएच मान 2.8। आप लोग को जुगाड़ दिए हुए हैं कि जब आदमी शराब पीने लगता है तो 8 के चलता है, तो इसका मतलब 2.8 शराब का। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे स्टैटिक जीके पर। और हम लोग का जो डेली 3 वीडियो चलता है, आपका अपलोड होता है चैनल पे, तो आप लोग तीनों वीडियो को समान रूप से देखने का प्रयास कीजिए। आपको एक दिन बेहतर स्थिति में पहुंचा देंगे। हकीकत यही है, जॉब लेके। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।